गीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ठंड के मौसम में मछली और मछली तालाबों की देखरेख। रागी से सह उत्पाद बनाएं, अधिक आमदनी कमाएं। किसान भाइयों, अपने राज्य में ठंड का दौर जारी है। ऐसे में राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं, उन्हें इस मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करनी होगी। नहीं तो मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और उनकी बढ़वार धीमी हो जाती है। कभी कभी तो लापरवाही की वजह से तालाब में मछलियां मरने लगती हैं। ऐसे में मछली और मछली तालाबों की देखरेख आप कैसे करें, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग जिला शहडोल के मत्स्य विशेषज्ञ प्रदीप श्रीवास्तव। जो हमारे मत्स्य कृषक हैं वो मछली पालन काम तो अवश्य कर रहे हैं और काफ़ी कुछ उनको फ़ायदा भी उसमें मिलता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि चूँकि उनको तकनीकी रूप से पूरी जानकारी ना होने के कारण से वो जिस ढंग से हमें मछली पालन का काम करना चाहिए या जितना हमें उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई तकनीकी जानकारी हो, साथ ही हमें उसमें खाद क्या डालना है, उनकी देखरेख क्या करना है, इन सब बातों की आवश्यकता होती है। हम लोग को कई प्रकार क्या होता है, खाद डाली जाती है। इसमें एक प्रमुख होती है कार्बनिक खाद। खाद को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक कार्बनिक खाद और एक अकार्बनिक खाद। ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर होता है जैसे कि अपना गोबर हो गया, सरसों की खली हो गया, सड़े गले पदार्थ हो गए, इन सब चीज़ों को उसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर सरसों खली, इन सब चीज़ों को डालना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हमको अच्छी उनकी वृद्धि हो सके। जिस प्रकार से हमको आपको सबको भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मछलियों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपके तालाब में 1 कुंटल मछली है, अर्थात 100 किलो मछली आपके तालाब में है। ये आपको एक मोटा मोटा अनुमान लग गया। तो हमको उसमें करीबन 2% या 2 से 3% मछली का भोजन प्रतिदिन डालना है। इसको डालने का तरीका ये होता है कि सीधे अपने को तालाब में नहीं डालना है। इसको एक थैली में लटका दिया जाता है। थैली में भर के कुछ खूंटे गाड़ के उसको 2-3 जगह पे आपको लटका दिया जाता है। क्योंकि यदि आप सीधे तालाब में डाल देंगे तो भोजन क्या होगा, तालाब में तलहटी में जाके बैठ जाएगा और अपना जो उसका उपयोग होना चाहिए उपयोग नहीं होगा। यूरिया, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सब चीज़ें भी हमको डालनी चाहिए। ये सब चीज़ें डालने से भी क्या होता है, जो पानी में पोषक तत्वों की कमी होती है वो कमी पूरी हो जाती है। साथियों, अब क्या होता है कि अपने यहाँ तालाबों की देखरेख के संबंध में एक बात बताना जरूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ मछली मरने लगती है। वो मछली मरने का मुख्य कारण ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यदि आप फव्वारा बीच में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हमारी मछली के लिए बड़े फायदेमंद सिद्ध होता है। उससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और आपकी मछली उसमें काफ़ी अच्छी बढ़वार अच्छी होगी। या फिर हम पंप से भी पानी डाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमें ये व्यवस्था बनानी है कि कुछ ना कुछ पानी उसमें हम डालते रहें जिससे कि उसका जल स्तर भी ना घटे और हमारे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी बन रहे।
एक बात हमारे यहाँ ये देखी जाती है कि जब हम लोग इसमें जो तालाबों में बहुत ज़्यादा अनावश्यक जलीय वनस्पति बन जाती है। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती है। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती है तथा जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मछलियों की बाढ़ प्रभावित होती है। इसलिए मत्स्य पालन की जलीय वनस्पतियों को निकाल दे। 12 मासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां रहती है। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती है, जबकि उनकी छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल चलाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को बाहर निकाल दें। एक बात और भी है जो प्रमुख है कि चूना डालना, तालाब में चूना डालना, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चूना डालने से देखिए क्या होता है कि चूना एक साथ कई प्रकार के हमको फ़ायदा देता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि करता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसमें अम्लीयता और क्षारीयता की मात्रा को बैलेंस करता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि पानी में जो अनावश्यक कीटाणु हैं उनको वो मार देता है। चौथा फ़ायदा उसमें होता है कि पानी की सफाई करता है उसमें से। तो चूना तो हमें हमेशा लगातार डालते रहना चाहिए और चूना डालने के लिए कम से कम 3 महीने में एक बार तो आपको डालना चाहिए। मत्स्य बीज संचयन के 15 दिन पूर्व प्रारंभिक मात्रा 5000 किलोग्राम ताजा गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और दूसरे माह से प्रति माह 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इससे वनस्पति पलवकों एवं जंतु पलवकों की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, जिन्हें खाकर मछलियाँ तेजी से बढ़ती है। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारी मछलियों में रोग होने की संभावनाएं काफ़ी कम देखी गई हैं उनके अंदर, क्योंकि क्या होता है कि मछली के ऊपर एक प्रकार का तली पदार्थ होता है जिसे अपन म्यूकस कहते हैं। यह मछली का एक बहुत अच्छी सुरक्षा आवरण होता है, इससे मछलियां हमारी बीमार बहुत कम होती हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारी मछलियां रोगग्रस्त हो जाती हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारी रोगग्रस्त मछलियों को हमको पहचान होना जरूरी है कि हमारी मछलियाँ रोगग्रस्त हो रही हैं। पहले लक्षण पहचानिए कि उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। जब कभी आप जाल चलाएंगे और मछलियों को निकालते हैं तो उसमें प्रायः देखने को मिलेगा कि कुछ मछलियों की पूंछ कटी हुई रहती है, कुछ उनके शरीर पे चिकते से पड़ जाते हैं और कुछ मछलियों का मुंह काफ़ी खुला रहता है और मरने लगती है। तो इन सब मछलियों को उपचार करने के लिए क्या होता है कि आपको उन मछलियों को बीच बीच में जाल चलाकर आप देखते रहिए। बाहर आप निकाल के अलग से रख लीजिए जाल में और उनको पोटास के घोल में और नमक के घोल में 1-2% उसमें नमक डाल दीजिए। मान लीजिए आपने आधा बाल्टी पानी लिया है तो उसमें करीबन 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और पोटास जो बाजार में आसानी से मिलता है जिसे अपन नीली दवा कहते हैं, तो इसका भी एक घोल बना लीजिए। बगल में एक टब रख लीजिए और दोनों पहले एक बार पोटास के घोल में उनको डालिए और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए डालिए और थोड़ी देर बाद उनको नमक के घोल में डालिए। इस प्रकार से उनका उपचार हो जाएगा। उनको पुनः उसमें छोड़ दीजिए। तो इससे जो चिकते पड़ रहे हैं या जो उनके पंखी जो गल रही हैं तो ये सब बातें उनमें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। और भी यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी पड़ती है तो हमारे मछली विभाग में आके जो हमारे जो इस संबंध में जो जानकार लोग हैं हमारे मछली विभाग में, तो उनसे आप संपर्क कीजिए जिससे कि आपको किसी प्रकार का रोग होने की संभावना कम रहे और रोगग्रस्त होकर हमारी मछलियों से नुकसान ना होने पाए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। 14 जनवरी को पैतृक गांव होशंगाबाद के बंदाई में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। शरद यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक। बीती रात 9 बजे फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। सीएम शिवराज ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक, कहा उनके विचार सदैव जीवित रहें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत से किसान मंडुआ, जिसे रागी भी कहते हैं, इसकी खेती करते हैं। रागी एक पौष्टिक अनाज है, इसके बावजूद भी किसानों को इसका दाम नहीं मिल रहा। अगर किसान रागी के सह उत्पादक बनाकर बाजार में बेचे तो उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सकता है।
तो चलिए रागी के सेव उत्पाद बनाने की जानकारी लेते हैं गृह विज्ञान विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा सिन्हा से। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज में भारत का अनुमानित हिस्सा 41% तक है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि उगाए जाते हैं, लेकिन इनका खान पान केवल ग्रामीणों तक सिमट कर रह गया है, जबकि मोटे अनाजों का सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। मोटे अनाज में सिर्फ फाइबर ही नहीं, विटामिन बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। WebMD की रिपोर्ट के मुताबिक मोटा अनाज मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाता है। ये शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो आंतों की सेहत दुरुस्त रखते हैं। रागी भी एक मोटा अनाज है, जिसकी खेती झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में काफी होती है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा समुदाय जो है कुपोषक और अल्पपोषण से ग्रसित है, और कुपोषण और अल्पपोषण का कारण केवल गरीबी या पर्याप्त मात्रा में भोजन का न मिलना ही नहीं है, बल्कि आधुनिकीकरण, बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी इसके मुख्य कारणों में से एक है। क्योंकि जो हम अब देखेंगे कि कुछ दशकों में जो हमारे पौष्टिक खाद्य उत्पाद के खेती और इसकी उपयोगिता में निरंतर कमी आ रही है, लेकिन बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश के कारण लोग अब मरुआ को भूल रहे हैं, जबकि मरुआ को अभी उसको न्यूट्री सीरियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सभी अनाजों में अगर हम देखें तो मरुआ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसमें जो क्रियात्मक रेशे होते हैं और जो इसके जो यूनिक जो स्टार्च का जो संरचना है वो इसको हेल्थवर्धक बनाता है, और ये जो हृदय रोग से ग्रसित लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इस पोषण और जो हेल्थवर्धक जो गुण है उसके चलते जो इसकी उपयोगिता है, इसका जो डिमांड है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग में उसमें इसमें बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, और अब भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वृषा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने इस पे मूल्य संवर्धन पे काम किया है, और हमने उसके जो है करीब 50 जो है मूल्य संवर्धित उत्पाद को विकसित किया है, जैसे मरुआ का बिस्किट, केक, पास्ता, सेवई, स्वास्थ्यवर्धक पेय, लड्डू बनाया जा सकता है, सेव बनाया जा सकता है, सेवई बनाया जा सकता है, मोमो बनता है, इडली, ढोकला, कचौरी बनाई जा सकती है। आप जो भी उत्पाद का नाम बोले उसमें हम लोग मरुआ को कन्वीनियंटली उसमें यूज कर सकते हैं। उनमें मरुआ का उपयोग कर हम किस प्रकार से जो है उसका मूल्य संवर्धन के, वो हमारा एक प्रयास रहा है। इससे मरुआ से बहुत से चीज़ आप बना सकते हैं। मोटे अनाजों को उगाने में कम पानी और कम मेहनत लगती है, वहीं इन फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक डालने की अधिक जरूरत नहीं होती है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान नहीं होता है। वहीं इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। भारतवर्ष में कुपोषण को दूर करने में रागी जैसे मोटे अनाज काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इनके सह उत्पाद बनाकर बेचने पर अधिक आमदनी कमा सकते हैं। मरुआ में जो है ये हमारी जो क्लाइमेट चेंज से जो कृषि पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं उसके लिए ये चावल और गेहूं की तुलना में इसके उत्पादन में कम जो है कमी आती है,
और ये क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप के रूप में उभर के आ रहा है। और ये हम जो क्लाइमेट चेंज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब ये आवश्यक हो गया है कि हम पुनः इसकी खेती जरूर करें, जिससे कि हम फूड सिक्योरिटी, खासकर जो छोटे और सीमांत कृषक हैं उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी ये एड्रेस करने में हमको मदद करता है। क्योंकि माल न्यूट्रिशन को अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो ये मरुआ जैसे जो मोटे अनाज हैं वो काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर शाम न्यूज़ 18 दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। 14 जनवरी को पैतृक गांव होशंगाबाद के बंदाई में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। शरद यादव की अंतिम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में दीमक के लक्षण दिखाई देने पर क्लोरोपाइरीफास 30 EC दवा की 2 लीटर मात्रा 20 किलोग्राम रेत में मिलाकर शाम के समय खेत में प्रयोग करें और बाद में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। देर से बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई की सलाह दी जाती है। वर्तमान मौसम में सरसों की फसल में माहू और सफेद रतुआ की लगातार निगरानी करने की सलाह दी जाती है। चने की फसल में वाई या डी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में झुलसा रोग की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। फसलों में झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर इससे बचाव के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब फफूंदीनाशक दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स कीट के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। प्याज में पर्पल ब्लॉच रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका
F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खिरी, जिला नरसिंहपुर के कृषक सुनील कुमार ने। ये मेथी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुनील कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आप लोगों को मेथी की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जो फसल मेथी की अपने दाने के लिए लगाई है उसमें अपने को बहुत सारी चीज़ों को अभी कृषि क्रियाएं करना आवश्यक होता है, जिससे कि अपना अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं तो अभी अपनी फसल 30 से 35-40 दिन की है। उस अवस्था में इसमें एक बार आप खरपतवार निकाल चुके होंगे, नहीं निकाले हैं तो अपने को खरपतवारों को भी निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। खरपतवार निकालने के लिए इसमें रासायनिक का उपयोग नहीं करना है, अपने को हाथ से उखाड़ के या निदाई गुड़ाई करके इनके खरपतवारों को निकालना है। कोशिश करें कि आप हाथ से उखाड़ के इसके खरपतवारों को निकाल दें, जिससे कि आपकी मेथी का अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई का अहम योगदान होता है। तो मेथी की फसल में बीजों के जल्दी अंकुरन के लिए बिजाई से पहले सिंचाई करें। मेथी की उचित पैदावार के लिए बिजाई के 30, 75, 85 और 105 दिनों के बाद 3 से 4 सिंचाई करें। फली के विकास और बीज के विकास के समय पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार में भारी नुकसान होता है। लेकिन सिंचाई देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्या है ये दलहनी फसल है तो अगर अधिक पानी होता है तो पौधा गल जाता है। बस इसमें नमी रखने के लिए इसमें हल्की सी सिंचाई देना चाहिए, और कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसल है, इसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी अपन नमी की उपस्थिति में 10 से 15 किलो यूरिया एक बार आप टॉप ड्रेसिंग कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल वृद्धि हो। 10 से 15 किलो यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। और जब पौधा अपना 40 से 50-55 दिन का हो जाता है, उस समय 05234 नाम का 0 NPK आता है, उसका आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, जिससे आपका दाना मजबूत और चमकीला होता है, जिससे कि बाजार भाव भी अच्छा मिलता है और उसका वेट भी अच्छा रहता है। इस प्रकार आप उर्वरकों का उपयोग करके आप मेथी की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल को माहू कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसलों के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। अब इसमें बात करते हैं अपन फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें माहू। जो आप लोगों ने देखा होगा, हरे और काले कलर के माहू दिखते हैं और उनको थोड़ा पौधे को हिलाएंगे तो उड़ते हुए दिखेंगे, नहीं तो पौधे पे चिपके हुए दिखेंगे। तो इनका नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह पूरा रस चूस लेती है, आपकी पत्तियां नष्ट हो जाती हैं तो आपका फलियां भी बनने की संभावना ही नहीं रहती है। मतलब पौधे की पत्तियां नष्ट तो फलियां नहीं बन पाती हैं। इसीलिए आपको ये कीड़ों का भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। माहू के लिए अपना कई प्रकार के जैविक आते हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 5 पत्ती काढ़ा भी आप उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल आता है, जिसकी 5 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका येलो ट्रैप आता है, जिसको आप लगा देंगे तो जो माहू है आपके येलो ट्रैप की ओर आकर्षित होती है और उस पर चिपक के नष्ट हो जाती है। अगर आपके खेत में फिर भी अगर नियंत्रण नहीं होती है तो आप कोई भी रासायनिक दवा का एक स्प्रे कर सकते हैं। इमीडाक्लोप्रिड है, क्लोरोपाइरीपास है, इनकी 2 ml मात्रा
पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग करके माहू का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल का सबसे हानिकारक रोग है भभूतिया, जिसे हम चूर्णित आसिता के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान कर सही समय पर नियंत्रण करें। इसके साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण रोग रहता है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रहता है, जिसमें आप पौधे को देखते हैं कि हल्का पाउडर पौधे के ऊपर जम जाता है, उसे उंगली से खरोचेंगे तो पाउडर आपके हाथ में आ जाता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू के लगने से कारण पौधा पूरा पत्तियां पाउडर से जम जाती हैं और उनका वास्पोरेशन सब कम हो जाता है और पौधा का प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता है, तो आपका पौधे की वृद्धि भी नहीं होती, ना फलियां लगती हैं। तो इनको रोकना भी अपने को बहुत आवश्यक है। इसको रोकने के लिए आपका सल्फेक्स पाउडर आता है, इसका आप उपयोग 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। बाविस्टीन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि अपने ये पाउडरी मिल्ड्यू है या अन्य रोगों की समस्या अपने को लग रही है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप बाविस्टीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप मेथी की समसामयिक तकनीकी अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।